हमारे देश में हर रोज लाखों अपराध होते हैं। ज्यादातर मामलों में ऐसा देखा गया है कि अगर पुलिस वक्त रहते कार्रवाई करे और ईमानदारी से जांच करे तो केस जल्दी सुलझ जाता है। लेकिन कुछ केस ऐसे भी होते हैं जो या तो लापरवाही का शिकार हो जाते हैं या फिर इतने पेचीदा होते हैं कि सालों तक अनसुलझे रह जाते हैं। आज मैं जिस केस के बारे में बात करने वाला हूं वो अपने आप में बेहद अलग और रहस्यमय है। इस केस में इतने ज्यादा ट्विस्ट और टर्न्स आए कि पुलिस भी चकरा गई। आखिरकार पुलिस ने यह केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया और वहां से ये सीबीआई तक पहुंच गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि तमाम कोशिशों के बाद भी इस केस का कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। तो आज का ये वीडियो एक ऐसे केस पर आधारित है जो आपको आखिर तक बांधे रखेगा। अगर आपने वीडियो पर क्लिक किया है तो इसे अंत तक जरूर देखें। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के पुणे में रहने वाली सनम हसन नाम की एक लड़की से। इस लड़की की उम्र महज 19 साल थी। यह पुणे में रहकर अपनी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी और यह सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। इसका बाकी का परिवार मुंबई में रहा करता था। परिवार में माता पिता और एक बड़ा भाई मौजूद था। वैसे तो इस परिवार के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी सनम हसन अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। इसीलिए वो मुंबई से पुणे आ गई थी। यहां पर रहते हुए वो अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर रही थी। साथ ही वह एक पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। मुंबई के फिनिक्स कॉम्प्लेक्स में एक जाना माना एल्डो का शोरूम था। एल्डो के शोरूम में यह जॉब किया करती थी। यहां से पैसे भी कमाती थी। साथ ही एक फुटबॉल की प्लेयर भी थी। यानी कि सनम हसन हर फील्ड में बहुत ही अच्छा कर रही थी। इसके माता पिता भी उससे बहुत ही खुश थे और वह अक्सर अपनी बेटी से मिलने के लिए पुणे भी आया करते थे। पुणे में रहते हुए सनम हसन के बहुत सारे दोस्त भी बन गए थे। जिस कॉलेज में वह पढ़ती थी वहां पर भी उसके बहुत सारे दोस्त थे। जहां पर एल्डो के शोरूम में वह जॉब करती थी वहां पर भी उसके कुछ दोस्त बन गए थे। सब कुछ बहुत ही अच्छा था। अब यह दिन आ जाता है 2 अक्टूबर 2012 का। आज के दिन सनम हसन का बर्थडे था, जिस वजह से उसके माता पिता मुंबई से उससे मिलने के लिए पुणे आते हैं। ये पूरा दिन घूमते फिरते हैं, होटल में खाना खाते हैं। साथ ही सनम हसन अपने पेरेंट्स को बताती है कि आज रात को उसके साथ काम करने वाले एक लड़के ने उसकी बर्थडे पार्टी अरेंज की है। दरअसल एल्डो के शोरूम में उसके साथ एक लड़का काम करता था जिसका नाम मोहनीश विजय था और इसने आज की रात सनम हसन के लिए बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। वो पूरा दिन अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है और रात को वो अपने दोस्तों से मिलने चली जाती है। सनम हसन के पेरेंट्स और उसका भाई होटल में ही रुक जाते हैं। होटल से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर एक दोस्त के फ्लैट में मोनीश विजय ने यह पार्टी अरेंज की थी। अब यह पूरी पार्टी ऑर्गेनाइज होती है 2 अक्टूबर 2012 की और यहीं से कहानी करवट लेती है। ऐसी करवट जो हर किसी के रोंगटे खड़े कर दे। यह रात बीत जाती है। अगला दिन आ जाता है, यानी कि 3 अक्टूबर 2012। सुबह के तकरीबन 8 बजे मोनी विजय सनम के पिता को कॉल करता है और कहता है कि जल्दी से नजदीकी हॉस्पिटल में आ जाइए। सनम की हालत बहुत खराब है। सनम के पेरेंट्स भागते दौड़ते हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, लेकिन वहां जाकर उन्हें मालूम चलता है कि सनम की मृत्यु हो चुकी है। अब यहां पर जो पेरेंट्स हैं वह बिल्कुल शॉक में चले जाते हैं, क्योंकि कल तक उनकी बेटी जिंदा थी। कल पूरा दिन उन्होंने साथ में बिताया था, बर्थडे सेलिब्रेट किया था और आज उनकी बेटी के साथ ऐसा हो गया। वहां पर पुलिस भी आ जाती है, बॉडी की जांच की जाती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें मालूम चलता है कि सनम हसन की बॉडी में काफी ज्यादा मात्रा में अल्कोहल पाया गया। यानी कि या तो उसने अपनी मर्जी से या फिर किसी ने जबरदस्ती उसे काफी शराब पिलाई थी और उसी शराब की ओवरडोज और हार्ट अटैक के कारण सनम हसन की मृत्यु हुई थी। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सनम की बॉडी से कुछ सीमन के सैंपल्स भी मिलते हैं। यानी कि मृत्यु से पहले सनम के साथ संबंध भी बनाए गए थे, लेकिन यह क्लियर नहीं था कि ये संबंध सहमति से बनाए गए थे या फिर जबरदस्ती। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि सनम हसन के शरीर में जो दिल था वह दिल किसी मेल का था। देखिए, जब पोस्टमार्टम होता है तो शरीर के सारे अंगों को निकालकर उनकी जांच की जाती है। डॉक्टर ने जब उसके हार्ट की जांच की तो उसके हार्ट में मिले प्रोटीन से यह पाया गया कि हार्ट किसी फीमेल का नहीं बल्कि किसी मेल का है। अब ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि किसी फीमेल के अंदर किसी मेल का हार्ट ग्रो कर रहा हो? सनम की बॉडी पर उसके मरने से पहले ऐसा कोई निशान नहीं था
जिससे कहा जा सके कि उसकी कोई हार्ट की सर्जरी हुई थी। तो यहां पर पुलिस के लिए केस काफी ज्यादा पेचीदा होने वाला था और यहां पर पुलिस के सामने काफी सारे सवाल थे। पुलिस अपनी जांच शुरू कर देती है। शुरुआती जांच में पुलिस को सबसे पहले यह मालूम करना था कि यहां पर सनम हसन के साथ संबंध किसने बनाए थे, उसे शराब किसने पिलाई थी। इसी के चलते पुलिस उन 17 लोगों को पुलिस थाने लेकर आती है जो उस रात पार्टी में मौजूद थे, जिसमें सनम के कुछ कॉलेज के दोस्त थे। साथ ही उसके साथ काम करने वाले उसके शोरूम के कुछ कलीग्स भी थे। पुलिस बारी बारी से सभी से पूछताछ करती है। सभी का डीएनए सैंपल लिया जाता है। सनम हसन के बॉडी से जो सीमेन के सैंपल्स मिले थे उनके डीएनए से मैच किया जाता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि न तो उन 17 लोगों में से किसी का भी सैंपल मैच करता है और ना ही सनम के करीबी दोस्त मोहनीश का डीएनए उस सीमेन के सैंपल से मैच करता है। यानी कि उन 17 लोगों में से किसी ने भी सनम के साथ संबंध नहीं बनाए थे। यहां पर यह केस और भी ज्यादा उलझता जा रहा था। उसके बाद पुलिस के सामने दूसरा सवाल यह था कि सनम की डेड बॉडी से जो हार्ट मिला था, आखिर वह हार्ट किसका था। अब पुलिस मोहनीश विजय से उस रात के बारे में डिटेल में पूछती है तो मालूम चलता है कि बर्थडे पार्टी के दौरान उसके दोस्तों ने सनम को थोड़ी बहुत शराब पिलाई थी। धीरे धीरे यह थोड़ी बहुत शराब बहुत ज्यादा मात्रा में बदल गई। शराब की ओवरडोज के कारण रात को ही सनम को उल्टी भी हुई थी, जिसके बाद मोहनीश ने उसे एक कमरे में सुला दिया था और सुबह जब उन्होंने कमरे में जाकर चेक किया तो उन्होंने पाया कि जो सनम है वह मर चुकी है। वो उसे नजदीकी हॉस्पिटल में लेकर गए। डॉक्टर्स ने चेक किया तो उन्होंने उसे मृत घोषित कर दिया। अब क्योंकि इस केस में पुलिस को कुछ भी लीड नहीं मिल रही थी, ऐसे ही समय बीतता जा रहा था और साल आ जाता है 2014 का। सनम के पेरेंट्स के कहने पर यह केस सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जाता है। सीबीआई सारे तथ्यों को जोड़कर इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। सबसे पहले उन 17 लोगों से बात होती है। उनका बयान लिया जाता है जो लोग उस दिन पार्टी में मौजूद थे। सभी डीएनए सैंपल्स की रिपोर्ट को डीपली एग्जामिन किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लगता है। सीबीआई के सामने एक और बड़ा सवाल यह भी था कि आखिर सनम की बॉडी से किसी मेल का हार्ट कैसे मिला। तो सबसे पहले इसी की जब जांच की जाती है तो मालूम चलता है कि जिस दिन हॉस्पिटल में सनम की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा था, उस दिन वहां पर उसके अलावा 4 और बॉडीज मौजूद थीं जिनका पोस्टमार्टम हुआ था और नियम के अनुसार पोस्टमार्टम करते हुए वीडियोग्राफी करना जरूरी होता है। लेकिन उस दिन वहां पर मेडिकल स्टाफ ने किसी भी पोस्टमार्टम को करते वक्त वीडियोग्राफी भी नहीं की थी। सीबीआई की जांच में यह बात सामने आती है कि सनम हसन की मौत के मामले में कहीं ना कहीं मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की लापरवाही थी। हार्ट ट्रांसप्लांट या पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों ने 2 हार्ट्स को लेकर गड़बड़ी कर दी थी। रिपोर्ट में यह दर्ज हुआ कि सनम की बॉडी से किसी मेल का हार्ट बरामद हुआ, जिससे पूरे केस की दिशा ही बदल गई। हालांकि इस गड़बड़ी का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला, लेकिन सारे तथ्यों को जोड़ने पर यही अंदाजा लगाया गया। पर असली सवाल तो अब भी वही था, मरने से पहले सनम के साथ संबंध किसने बनाए। इस सवाल का जवाब ढूंढने में पुलिस को पूरे 2 साल लग गए। फिर आया साल 2016। जब सीबीआई के हाथ कोई भी ठोस लीड नहीं लगती तो वह कोर्ट से एक खास इजाजत मांगती है, सनम की डेड बॉडी को कब्र से दोबारा निकलवाने की। कोर्ट इस मांग को मंजूरी दे देता है और फिर कब्र से सनम की बॉडी को बाहर निकाला जाता है। बॉडी से कुछ डीएनए सैंपल्स लिए जाते हैं और उन्हें दोबारा टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, लेकिन नतीजे फिर भी निराशाजनक रहते हैं। सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लगता। ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता जिससे किसी को मुख्य आरोपी ठहराया जा सके। सनम हसन के माता पिता का साफ कहना था कि उनकी बेटी बहुत ही फिट थी। वह एक फुटबॉल प्लेयर थी, कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाती थी। उनका मानना था कि बर्थडे पार्टी में किसी ने जबरदस्ती उसे शराब पिलाई, नशे की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी। सीबीआई हर एंगल से जांच करती है। दुश्मनी, प्यार, जलन, हर पहलू को खंगाला जाता है। जिन 17 लोगों को शक के घेरे में लाया गया था, उनकी पूरी बैकग्राउंड जांच की जाती है। पड़ोसियों से लेकर कॉलेज के स्टूडेंट्स और स्टाफ तक सभी से पूछताछ की जाती है। लेकिन इतनी बड़ी तहकीकात के बाद भी सीबीआई के हाथ खाली रहते हैं। यह मामला भारतीय अपराध इतिहास के उन चंद मामलों में शामिल हो गया है जो सुलझने के बावजूद भी अनसुलझे रह जाते हैं। जांच की इतनी लंबी प्रक्रिया के बावजूद इस केस में कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला
जिससे किसी एक इंसान को दोषी ठहराया जा सके। आज भी यह केस पेंडिंग की लिस्ट में है। यह हत्या थी या नेचुरल डेथ, इसका कोई ठोस कंक्लूजन नहीं निकल पाया है। सीबीआई की रिपोर्ट तो किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची, लेकिन इस केस की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक जरूर देती है। अगर आपके घर में बच्चे हैं, खासकर बेटी या बेटा जो घर से दूर पढ़ाई कर रहे हैं, तो जरूरी है कि आप उनकी हर एक्टिविटी पर नजर रखें। ये देखें कि वो किस माहौल में रह रहे हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं, कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। और सबसे जरूरी बात, अपने बच्चों से ऐसा रिश्ता बनाएं कि वो किसी भी बात को बिना डर के आपसे शेयर कर सकें। अब ये कहानी आपने सुनी, सवाल ये है, आपका इस पर क्या नजरिया है?